हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत या महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में चर्चा करेंगे। सॉरी। जैसा कि आप जानते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य के द्वारा की गई, जिनका मूल नाम विष्णुगुप्त था और भारतीय इतिहास में चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। विष्णुगुप्त को चाणक्य इसलिए कहा गया क्योंकि चाणक्य का पुत्र होने के कारण इन्हें ये नाम दिया गया, जबकि राजनीति में कुटिल होने के कारण से इन्हें कौटिल्य कहा गया। आप जानते हैं कि कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में या मौर्यकालीन जो शिक्षा है उसका जो महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो तक्षशिला था, और तक्षशिला के आचार्य थे कौटिल्य। और तक्षशिला के अंदर आप जानते हैं कि शिक्षा का इतना महान केंद्र था प्राचीन काल में कि यहाँ कौटिल्य के अलावा जो कौशल के शासक प्रसेनजीत है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, उसने प्रसिद्ध चिकित्सक चाणक्य ने, वसुमित्र ने, पाणिनि जिसने अष्टाध्यायी की रचना की, आदि बहुत से विद्वानों ने है यहाँ शिक्षा प्राप्त की। और उन्हीं जो 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 वहाँ शिक्षा जो प्राप्त की उसी विश्वविद्यालय का जो आचार्य वो कौटिल्य थे। कौटिल्य ने है वो अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की, जबकि जैसा कि नाम से लगता है कि ये अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा होगा, लेकिन वास्तव में है ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र और लोक प्रशासन से संबंधित है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें जो 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 भारतीय राजव्यवस्था के का जो सैद्धांतिक विवेचन है वो मुख्य रूप से है वो किया गया है कि राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, राजनीति के गूढ़ रहस्य है, राजनीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसका विवेचन मिलता है। और विषय वस्तु की दृष्टि से ये अरस्तु के पॉलिटिक्स और जो मैकियावेली की जो प्रिंस है उससे मिलता जुलता है। तो उसमें अर्थशास्त्र की बहुत सी जो बातें हैं वो या राजनीति शास्त्र की जो बहुत सी बातें हैं या कूटनीति की बहुत सी बातें जो पॉलिटिक्स में मिलती है अरस्तु के और प्रिंस में मिलती है, वैसे ही बातों का उल्लेख है वो कौटिल्य अपने ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र में करता है। सॉरी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया वो जो संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसका रचना काल है वो 4th सेंचुरी ईसा पूर्व माना जाता है। और इसमें 15 अभिकरण जो अधिकरण या इसको जो बिग चैप्टर कहा जाता है वो 15 अधिकरण मिलते हैं, 150 चैप्टर मिलते हैं, और इसके जो सब्जेक्ट मैटर है जो विषय है वो 180 है और 6000 श्लोक है वो इसके अंदर मिलते हैं। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो जो संस्कृत भाषा में और चंपू शैली में है, अर्थात ये गद्य पद मिश्रित जो शैली है उसके अंदर है ये ग्रंथ है वो लिखा गया है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है ये एक तरह से जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये मौर्यकालीन रचना है, लेकिन इसके अंदर मौर्यकालीन शासकों का उल्लेख नहीं मिलता है, और इस कारण से बहुत से इतिहासकार हैं वो इस रचना की जो तिथि है और उसकी रचनाकार है उस पर आक्षेप लगाते हैं, और उनका मानना है कि ये मौर्यकालीन रचना या कौटिल्य की रचना न होकर के ये प्रवर्ती रचना है और ये इसको 3rd सेंचुरी ईस्वी की रचना कुछ इतिहासकार मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त कौटिल्य है वो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसका प्रमुख परामर्शदाता और प्रधानमंत्री था, और उसी ने एक तरह से इस ग्रंथ की है वो रचना की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो 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 कौटिल्य है उसके सहयोग से ही है वो किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध का शासक है वो बनता है, और कौटिल्य की सहायता से ही है वो किस प्रकार नंदों के पतन के पश्चात है वो जो कौटिल्य है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में सक्षम होता है, इसकी पुष्टि है वो विष्णु पुराण से होती है।
तो विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि जो नंदवंश का जो संस्थापक था महाबनंदन, उसके बाद उसके 9 पुत्र होंगे जो 100 वर्ष तक राज्य करेंगे। और अंत के अंदर जो कोटल्ले नामक एक ब्राह्मण है, वो उस राज्य परंपरा का जो कि एक जो कि उनको नंदों को शूद्र कहा जाता है, निम्न कुल का कहा जाता है, उस राज्य परंपरा का अंतिम उत्तराधिकारी है जो नंदवंश है, उसका वो विनाश करेगा कोटल्ले। और नंदवंश के विनाश के उपरांत है वो उसकी जगह है वो मौर्य वंश की एक नए वंश की स्थापना होगी, और उसका प्रथम प्रतापी शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। और जो कोटल्ले की सहायता से है, कोटल्ले उसका राज्याभिषेक करवाएगा। ये विष्णु पुराण के अंदर मिलती है। तो विष्णु पुराण के इस ग्रंथ से ये प्रमाणित होता है कि जो कोटल्ले है से पूर्व है वो जो मगध के अंदर है वो नंदवंश का शासन था, और कोटल्ले है उसी ने उसके द्वारा ही है वो मौर्य वंश की वो स्थापना वो की गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मगध जो है, मगध की जो नंदों की जो शासन परंपरा है, उसके पश्चात है वो किस प्रकार कोटल्ले ने एक नई परंपरा है वो शुरू की, किस प्रकार जो नंदों का जो एक तरह से जो 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 खराब शासन था उसका अंत कर करके किस प्रकार से है वो कोटल्ले है वो चाणक्य को है वो मगध का शासक है वो बनाता है। तो कोटल्ले के अर्थशास्त्र है उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें तत्कालीन मौर्य शासकों का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार आदि का नाम नहीं मिलता है। और इस आधार पर है वो कुछ इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि ये कोटल्ले का जो शास्त्र है वो मौर्यकालीन रचना नहीं है, अपितु ये एक प्रकार से है वो बाद की रचना है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि कोटल्ले के जो अर्थशास्त्र है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जो पंडित श्याम शास्त्री को जाता है। और उसने जो श्याम शास्त्री है उसने मैसूर राज्य से है वो इस जो महान ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र है उसको उसने प्राप्त किया, और उसके कुछ अंशों को उन्होंने श्याम शास्त्री जी ने 1905 के अंदर है इंडियन एंटीक्वेरी नामक जो जर्नल था उसके अंदर उसका जो अनुवाद है वो प्रकाशित किया, या उसके कुछ अंश है उसको प्रकाशित किया। लेकिन बाद के अंदर है श्याम शास्त्री ने 1909 के अंदर है वो इस कोटल्ले के अर्थशास्त्र के संपूर्ण ग्रंथ को है जिसके अंदर जो 15 अभिकरण है और 150 अध्याय है, 180 विषय हैं वो मिलते हैं, उसको संपूर्ण ग्रंथ को बड़ी शुद्धता के साथ है वो श्याम शास्त्री जी ने इसको प्रकाशित किया। और न केवल प्रकाशित किया अपितु एक तरह से पांडित्यपूर्ण प्रमाणों के आधार पर है अर्थशास्त्र के विषय के अंदर है उन्होंने ये उल्लेख किया कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के रचयिता है वो कोटल्ले है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य थे। और जो उस अमात्य नहीं है कोटल्ले है उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की, और एक तरह से अर्थशास्त्र है वो उसका ये एक जो प्रमाणिक है वो मूल पाठ है। तो इस प्रकार श्याम शास्त्री जी ने है वो एक तरह से अर्थशास्त्र को है वो कोटल्ले की रचना माना और मौर्यकालीन रचना माना। और उसका जो समर्थन है वो कुछ इतिहासकार हैं जिसमें हिलब्रांट है, जो हर्टल है, याकोबी है, स्मिथ है आदि माने जाते हैं। और स्मिथ ने जो अपने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी उसमें भी जो श्याम शास्त्री के कथन का है वो समर्थन किया कि कोटल्ले का अर्थशास्त्र है वो कोटल्ले की रचना है और मौर्यकालीन रचना है। लेकिन जो स्मिथ के पश्चात लगभग 8 वर्षों के बाद है वो जो कुछ फॉरेन हिस्टोरियंस हैं उनके एक जो वर्ग है उन्होंने एक तरह से कोटल्ले के अर्थशास्त्र की जो प्रमाणिकता है और उसके रचनाकाल के विषय के अंदर है वो एक तरह से एक अतार्किक जो 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 मत है वो प्रस्तुत किए, और उन्होंने कोटल्ले के अर्थशास्त्र है उसके जो रचनाकार है उसका नाम है वो एक तरह से जो कोटल्ले को वास्तविक न मान करके एक कल्पित नाम माना कि एक काल्पनिक है, और इसकी रचना है वो भी 3वीं शताब्दी ईस्वी की है, अर्थात इसको एक जाली ग्रंथ माना विदेशी इतिहासकारों ने। उस विदेशी इतिहासकारों में एक तो ओटो स्टाइन नामक इतिहासकार थे जिन्होंने मेगास्थनीज एंड कोटल्ले नामक एक पुस्तक लिखी, और उसमें एक तरह से उन्होंने उस बात पर जोर दिया कि कोटल्ले के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका के अंदर जो बातें मिलती हैं वो परस्पर विरोधी हैं, और इस विरोधी के आधार पर उन्होंने कहा कि जो एक प्रकार से कोटल्ले के अर्थशास्त्र है वो एक तरह से काल्पनिक ग्रंथ है और ये वास्तविक ग्रंथ नहीं है, इसको जाली ग्रंथ माना। और इसी का समर्थन है बाद के अंदर है वो
1923 के अंदर डॉक्टर जोली जो इतिहासकार थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र और कोटले नामक पुस्तक की रचना की, उसमें उन्होंने जो डॉक्टर जोली है, उन्होंने कोटले के अर्थशास्त्र को है वो 3वीं शताब्दी ईस्वी का माना, और उन्होंने भी इसको एक जाली ग्रंथ माना। और उन्होंने कहा कि कोटले है वो जो 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 चंद्रगुप्त मौर्य का है वो अमात्य वो नहीं था। इसके पश्चात जो विंटरनित्ज है, उन्होंने भी एक ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर नामक जो पुस्तक है 1927 के अंदर है वो उसकी रचना की, और उसके अंदर उसमें डॉक्टर जोली के मत का समर्थन किया। और इसी प्रकार डॉक्टर जो कीथ है, उसने भी एक तरह से क्या है कि जो 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 अर्थशास्त्र है उसको 3वीं शताब्दी ईस्वी से पहले की रचना नहीं माना। तो इस प्रकार जो विदेशी इतिहासकार हैं, जिसमें ओटो स्टाइन है, डॉक्टर जोली है, विंटरनित्ज है, डॉक्टर कीथ है, उन्होंने एक तरह से क्या है कि अर्थशास्त्र को है न तो मौर्यकालीन रचना माना, न ही कोटले की रचना माना, और न ही उनको उसको 4th सेंचुरी से पूर्व का न मान करके उनको कोटले की रचना को है, अर्थशास्त्र की रचना को 3rd सेंचुरी की बाद की रचना है वो माना। लेकिन जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वो जो डॉक्टर जायसवाल हैं, उन्होंने एक तरह से क्या है कि इनके जो ओटो स्टाइन है, जोली है, और विंटरनित्ज है, और डॉक्टर कीथ है, उनके मतों का एक तरह से खंडन किया अपने एक पुरजोर जो तर्कों के आधार पर है। उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कोटले के अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र का रचयिता है वो कोटले है, वो एक कल्पित व्यक्ति न होकर के चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य था, और यही जो अर्थशास्त्र है वो एक तरह से एक प्रमाणिक ग्रंथ है। और इसी प्रकार जो जयशंकर विद्यालंकार है, उसने भी एक तरह से क्या है कि इसको प्रमाणिक ग्रंथ माना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोटले के अर्थशास्त्र के विषय के अंदर कुछ इतिहासकारों ने है वो उस पर एक तरह से उसकी प्रमाणिकता है, उसकी जो तिथि है उसको लेकर के उन्होंने एक तरह से उस पर संशय व्यक्त किया और उसको ये नहीं माना। लेकिन केवल इन आधारों पर कि कोटले के अर्थशास्त्र में है वो शासकों का उल्लेख नहीं मिलता है, मौर्यकालीन शासकों के आधार नहीं मिलता है, इस आधार पर उसको कोटले के अर्थशास्त्र की रचना को मौर्यकालीन नहीं मानना है, वो निराधार प्रतीत होता है। वास्तव के अंदर क्या है कि जो शामशास्त्री है, रोमिला थापर है, या जो जायसवाल है, आदि इतिहासकारों ने है वो अपने जो पर्याप्त विश्वसनीय जो प्रमाणों के आधार पर है अर्थशास्त्र को है वो मूलतः है वो एक मौर्यकालीन रचना माना, और इसके जो लेखक है उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और परामर्शदाता कोटले को ही माना। तो अर्थशास्त्र की बहुत सी बातें हैं जो मौर्य काल से एकदम खरी उतरती हैं। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोटले का जो अर्थशास्त्र की रचना है वो मौर्यकालीन रचना है, और इसके रचनाकार हैं वो कोटले ये हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो विष्णु पुराण है उसके अंदर जो ये नंदों के विनाश के पश्चात जो महापनंद के पश्चात जो जिसके जो 9 पुत्र जो 100 वर्ष शासन करेंगे, और उसके पश्चात किस प्रकार है वो कोटले नामक एक जो ब्राह्मण है वो किस प्रकार नंदों का विनाश कर करके है वो चंद्रगुप्त मौर्य को है वो का राज्याभिषेक कराएंगे। इस बात की पुष्टि होती है कि जो ये कोटले ही है वही अर्थशास्त्र का है वो रचयिता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोटले का अर्थशास्त्र है जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेष रूप से मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो माना जाता है। इससे मौर्यकालीन जो तत्कालीन जो जीवन है उसके विषय में तो जानकारी मिलती है, इसके साथ साथ एक तरह से राजनीतिक से संबंधित ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है कि राजनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, राजा किस प्रकार होना चाहिए, राजा के क्या कार्य होने चाहिए, राजा की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, राजा के क्या दायित्व होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा कैसे कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इस बहुत सी बातें हैं जो एक प्रकार से जो राजनीतिक चिंतकों के लिए है या राजनीति के मर्म को समझने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कोटले का अर्थशास्त्र माना जाता है, जो कि न कि तत्कालीन समय में अपितु वर्तमान में भी उसकी बहुत सी बातें हैं वो राजनीति शास्त्र की दृष्टि से हैं, राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से हैं, वो एक तरह से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोटले के अर्थशास्त्र है वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके जो 15 अध्याय हैं उसमें जो प्रथम अध्याय हैं उसमें राजस्व प्रशासन का एक विस्तृत विवेचन हमें मिलता है
कि किस प्रकार आय के स्रोत क्या होने चाहिए, व्यय के स्रोत क्या होने चाहिए, व्यय किस प्रकार करना चाहिए, टैक्स किस प्रकार लगाना चाहिए। विस्तृत विवरण है वो राज्य की इकोनॉमी के विषय के अंदर, जिसकी बहुत सी बातें हैं वर्तमान के अंदर भी हम इसको स्वीकार करते हैं। कर किस प्रकार बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे वसूल करना चाहिए, उसके बारे में विवेचन मिलता है। द्वितीय अध्याय में नागरिक प्रशासन के विषय में, नगरीय प्रशासन के विषय में विवेचन मिलता है। और तृतीय अध्याय के अंदर है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर जो न्याय व्यवस्था, जिसमें जो 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 दीवानी न्यायालय है, जिसमें धर्मस्थली न्यायालय कहा जा सकता है या व्यवहारिक न्यायालय है, उसके बारे में विवेचन मिलता है। चतुर्थ अध्याय में कंटक शोधन जो न्यायालय है, जिसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता है, उसके विषय में विवेचन मिलता है। पंचम अध्याय के अंदर जो सभासद है, विभिन्न अधिकारी हैं और जो जो अनुचर हैं, उनके साथ किस प्रकार उनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य, उनका विवेचन मिलता है। और छठे अध्याय के अंदर है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके अंदर है कौटिल्य ने है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है कि राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं, राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोष है, सेना है, मित्र है। इन सब का विस्तार से विवरण राज्य के सप्तांग सिद्धांत का विवेचन है वो छठे अध्याय के अंदर है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विवेचन मिलता है। 7वें अध्याय के अंदर विदेश नीति का विस्तृत विवेचन मिलता है। तो 15 जो अभिकरण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उसमें राजनीति के जो महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं, विभिन्न आयाम हैं, उनका जो विस्तृत विवेचन है वो 6000 श्लोकों के माध्यम से है वो बताया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 4th सेंचुरी ईसा पूर्व का संस्कृत भाषा के चंपू शैली के अंदर लिखा गया जो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया जो ग्रंथ है, जो वो एक तरह से क्या है कि भारतीय इतिहास का एक अतुलनीय, एक अद्भुत जो कृति है, और न केवल संस्कृत साहित्य की अपितु भारतीय साहित्य की एक गौरवशाली जो ग्रंथ है वो माना जा सकता है, जिसके द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास के जो विभिन्न आयाम है, विभिन्न पक्षों को समझने के अंदर है, वो हमें सहायता मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।